हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार करंटली जो है अभी 27 के ऊपर काफ़ी सारा डिबेट डिस्कशन चल रहा है और अभी रिसेंटली हमारे माननीय गडकरी जी ने ये बात कही है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दैट टेस्ट ऐसा दिखा रहे हैं कि विथ हायर 20% ऑफ एथेनॉल व्हीकल्स जो है वो डैमेज नहीं होगी किसी भी तरीके से, इनका ये कहना है। अभी ये 6 अगस्त की बात है 2025 और इन्होंने सोशल मीडिया को ब्लेम किया है कि जो E20 के अगेंस्ट हम लोग बातें कर रहे हैं और इसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी बताया है और ये पेट्रोल लॉबीज का काम है। तो कुछ ऐसा मंत्री जी का ये कहना, गडकरी जी का, कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो विच इज़ रियली सैडनिंग यार। काफ़ी अजीब बात है कि हम सब जानते हैं ये चीज़। अब इस पे थोड़ा बहुत डिस्कशन आज करेंगे, क्या सच में ऐसा कुछ है। छोटा सा डिस्कशन है ये और आप लोग भी कमेंट करके अपनी जो राय है वो रख सकते हो, बताना मुझे भी। वीडियो स्किप मत करना, देखना लास्ट तक। थोड़ा बहुत कुछ रिपोर्ट्स जो नीति आयोग ने भी दिया उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इनका तो कहना है कि E20 से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब बात इस पे करते हैं कि नीति आयोग ने क्या कहा। देखो, जैसा कि नीति आयोग की रिपोर्ट आपके सामने मैं रख देता हूँ और इसमें कई सारे पेजेस में करीबन 72 पेज हैं। तो बेसिकली कुछ पेजेस हटा दें अगर काम की, तो इसमें सिर्फ 60 पेज है। तो 72 पेजेस का ये रिपोर्ट है जो नीति आयोग ने दिया है और एक रोड मैप दिखाया है। रोड मैप दिखाने की कोशिश की है और इसमें जो कंटेंट आप देखोगे ना, तो उसमें इन्होंने बताया है कि कई सारी बातें करी है। इंटरनेशनली क्या चल रहा है व्हीकल में, हम क्या कौन सी टेक्नोलॉजी आगे यूज़ कर सकते हैं, और एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो भी चल रहा है इंडिया में उसके ऊपर बात की है और कैसे इसको लागू करेंगे, इसकी प्राइसिंग, सप्लाई चैलेंजेस क्या आएंगे, सारी चीज़ इन्होंने बात करी। तो पेज नंबर आपके जो 16 है उस पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग कंट्रीज़ में क्या इथेनॉल का प्राइस पड़ रहा है, ये दिखाया गया है, प्राइस इन USD पर लीटर। तो यहाँ पर आप USA, ब्राज़ील, थाईलैंड, इंडिया इन सब का प्राइस देख रहे हो। तो इंडिया में जो इथेनॉल का प्राइस हमें पड़ने वाला है वो 62.65 रुपीज़ पर लीटर। तो इथेनॉल हमें 62 रुपीज़ का पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि कितना हमें पड़ेगा। शुगर केन, मेज़, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं इथेनॉल मेजरली। शुगर केन और मेज़ से तो कम ही होता है, शुगर केन मैक्सिमम यूज़ करते हैं हम लोग। और अलग अलग इसमें दिखाया गया है कि हाँ, डैमेज फूड ग्रेन्स, सरप्लस राइस और ये सब कितना पड़ जाएगा हम अगर ये यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो कि शुगर केन जूस का हमें कॉस्ट आने वाला है 62.65 रुपीज़। तो यार देखो, ये तो हो गया, इसकी बात हो गई थी। उसके बाद जो है आप पेज नंबर 19 पे देखते हो, ये लोग कहते हैं कि जो प्राइस है हमारी व्हीकल्स का वो बढ़ जाएगा, है ना। E20 compatible vehicles is expected to be higher in the range of 3,000 to rupees 5,000 for 4-wheelers and 1,000 to 2,000 for 2-wheelers, over and above the cost of ordinary vehicles tailored to run on 100% gasoline। ठीक है, ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ये बात तो चलो समझ में आ गई। 5,000 रुपये बढ़ जाएंगे। ये भी हम टैक्स पेयर्स पे ही आने वाला है, जितने भी इंडियंस हैं, कंट्री के जो भी लोग हैं, ये पैसा हमें बियर करना है। अब इम्पैक्ट इसका क्या होने वाला है इन्वायरमेंट पे, नेक्स्ट पेज में ये बताया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड 30% लोअर एमिशन पाया गया E20 यूज़ करने पर। हाइड्रोकार्बन्स 20% लोअर थे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सेम के सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पेज नंबर 20 है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 20 3.8.2 इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर। ये हम सब पे क्या आने वाला है, मैं आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरा है यहाँ पर। देखो क्या लिखता है, फ्यूल एफिशिएंसी
While using E20 fuel, there will be a drop in fuel efficiency by nearly 6 to 7% for four-wheelers designed for E0 and calibrated for E10. तो जो E10 पर हम कैलिब्रेट कर रहे हैं ना E0 से, तो उसमें 6 से 7% तक का हमें माइलेज ड्रॉप मिलेगा। फ्यूल एफिशिएंसी उसकी डाउन होने वाली, और 3 से 4% टू व्हीलर पे आएगा जो हम E0 से कैलिब्रेट करेंगे E10 के लिए। 1 से 2% फॉर फोर व्हीलर्स डिजाइन फॉर E10 एंड कैलिब्रेटेड फॉर E20। 1 से 2% का माइलेज, हमारा फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो खराब होगी इसकी। अब अगली लाइन देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला देखो क्या कह रहा है, हाउएवर विद द मॉडिफिकेशंस इन इंजन्स, हार्डवेयर एंड ट्यूनिंग, द लॉस इन एफिशिएंसी ड्यू टू ब्लेंडेड फ्यूल कैन बी रिड्यूस्ड। मतलब यहाँ पर नीति आयोग कह रही है कि सारा ये जो आपका जितनी भी बॉडी होती है, जैसे आपकी यहाँ पर एक बॉडी है जिसका नाम है SIAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ये इन लोगों से पूरे कंसल्टेशन के बाद ये रिपोर्ट बनाई है। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि लॉस हो रहा है। However, with the modifications in engines, मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। जो E0 और E5, प्योर गैसोलीन और E5 या E5 तक के जो भी व्हीकल्स अभी बहुत सारे हैं इंडिया करंटली, बहुत सारे, मैक्सिमम आप बहुत समझ लो व्हीकल्स ऐसे नहीं है कि कुछ थाउजेंड्स में होंगे, तो लैक्स में है वो क्वांटिटी। मतलब 80% मैं कहूँगा कि ऐसे ही व्हीकल्स हैं जो E10 कॉम्प्लाइंट है अभी इंडिया। E20 हम ले आए हैं, मगर E10 कॉम्प्लाइंट गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा हैं। और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी, हार्डवेयर एंड ट्यूनिंग भी करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है हमारा कि ये जो कॉस्ट आएगी इसकी, हार्डवेयर में क्या होता है? हार्डवेयर मतलब जो आपके फ्यूल पंप्स है ना, उसके मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा। उसमें जो प्लास्टिक है, जो रबर लगी है, वो इथेनॉल के लिए नहीं बना है, वो प्योर गैसोलीन या E5 मैक्स टू मैक्स E10 ये सह पाएगा बस। कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो प्योर गैसोलीन के लिए ही बनी है, बट अगर आप उसमें E10 डाल रहे हो तो गाड़ी सह रही है, इंजन सह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये पैसा कौन देगा? ये हार्डवेयर और जो ट्यूनिंग में कॉस्ट आएगी। हार्डवेयर मतलब समझ रहे हो आप, उसमें गैसकेट चेंज होता है। गैसकेट चेंज होने का मतलब आपको इंजन खुलवाना पड़ेगा। अब इंजन खुलवाओगे तो मिनिमम भी 10,000 रुपये का कॉस्ट आएगा। ये 10,000 रुपये कौन देगा? क्वेश्चन ये है। और ट्यूनिंग करानी पड़ेगी, तो ट्यूनिंग का कॉस्ट कौन देगा? इस इंजन ट्यूनिंग का कॉस्ट कौन देगा? लॉस इन एफिशिएंसी ड्यू टू ब्लेंडेड फ्यूल कैन बी रिड्यूस्ड। यहाँ पे माना जा रहा है, नीति आयोग तो ये कह रहा है। अब गडकरी जी, माननीय मंत्री जी हमारे, वो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हम इन्वायरमेंट बचाना तो हम भी चाह रहे हैं, मगर रोड मैप क्या है ये नहीं पता है। कब तक लागू करेंगे? E27 कब आ रहा है? बस लाना है उसको। जो पुरानी व्हीकल्स हैं उसको कैसे आप सेव कर रहे हो, उसको अचानक से तो कोई नहीं फेंक सकता है। जिन्होंने मान लो गाड़ी 2020 में ली है, 22 में ली है, वो तो E10 के हिसाब से बनी है गाड़ी। अब आप E27 ला दो तो वो जो लॉस होगा आपका, फुल एफिशिएंसी जो डाउन होगी, वो जो हमारे इंजेक्टर्स खराब होंगे, गैसकेट में प्रॉब्लम आएगा, फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आएगा, ये सारा कुछ कौन बियर करेगा? इसमें जो कॉस्ट जानी है ये भी हमारे ही ऊपर है। एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर, हम सब कुछ बियर कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ भी बियर नहीं कर रही है। और अगर E20, जैसा कि इनका कहना है कि E20 अब लागू हो चुका है, हर जगह आ रहा है E20 ही। मेरा क्वेश्चन ये है कि E20 आने से आप लोगों को क्या लगता है कितना प्राइस कम हुआ है पेट्रोल का? अगर E20 यूज कर ही रहे हैं हम लोग, बहुत जगह आ चुका है, E20 ही चल रहा है। अब तो E10 भी बहुत कम ही जगह होगी जहाँ पे E10, और प्योर तो भूल ही जाओ, प्योर तो कहीं भी नहीं है पूरे कंट्री में। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा पेट्रोल पंप हो। तो E10 है या E20 है, रोल आउट ये कर चुके हैं।
तो E20 आने से प्राइस कम क्यों नहीं हुई? इससे तो फ़ायदा होना चाहिए था ना हमारा। तो हमें तो देखो 94 रुपीज़ 95 रुपीज़ ऐसे चल रहा है, कितना 5 रुपये का भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। कंज्यूमर तक क्या आया? कुछ भी नहीं आया। साथ में क्या है कि यहाँ पर गाड़ी में जो प्रॉब्लम आएगा वो भी हम बियर करेंगे। इतना टैक्स जो आदमी दे रहा है, जिसने 2020 में मान लो गाड़ी ली है, वो 15 साल का टैक्स उसने दे दिया आपको। एक शोरूम पर भी टैक्स, गाड़ी ले ली फिर टैक्स दिया, रोड का टैक्स दिया, पेट्रोल लिया फिर टैक्स दिया, और अब आप कह रहे हो कि अब पेट्रोल की जगह ब्लेंड करके कुछ देंगे और जो भी नुकसान होगा वो आप समझो। ऑटोमोबाइल के जितने भी हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक बात देखो क्या कहती है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर पेज नंबर 21 में क्या है, 3.8.4 में आप पढ़िए। यहाँ मेजर स्ट्रक्चरल चेंज इन देयर विल बी नो मेजर स्ट्रक्चरल चेंज इन कंपोनेंट्स इन माइग्रेटिंग फ्रॉम E10 to E20। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा लाइन देखिए, पॉइंट 2 पढ़िए। देयर विल बी चेंज इन मटेरियल ऑफ पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग के मटेरियल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। पिस्टन हेड में चेंज आएगा। ओ रिंग्स, जितनी भी सील्स होती हैं, गैस्केट है, फ्यूल पंप्स है, ये सारी चीज़ों में आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा, इन सारी चीज़ों में चेंजेस लाने ही पड़ जाएंगे, तब जा कर के हम E20 पे मूव कर सकते हैं। यही तो क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि नहीं, कि अगर आप E10 से E20 जा रहे हो तो ये सारी चीज़ों में चेंजेस लाने पड़ेंगे, मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एथेनॉल जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी बढ़ रही है उसकी, हमें मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे पेज नंबर 30 में एक चीज़ और आ रही है कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी तो हमें कुछ चुकानी पड़ेगी, ये जो हम इतना शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि देखो शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, करीबन 150 से 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए, तब जा कर के बढ़िया गन्ना होता है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर रिपोर्ट में दिया गया है वो ये है कि ऑन एन एवरेज 1 टन ऑफ शुगर केन कैन प्रोड्यूस 100 kg ऑफ शुगर। 1 टन शुगर केन से 100 किलो चीनी बनती है, 70 लीटर इथेनॉल बनता है। तो ईच केजी ऑफ शुगर रिक्वायर्स 1600 से 2000 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, ईच केजी ऑफ शुगर यानी कि हर एक किलो शुगर बनाने के लिए 2000 लीटर पानी आप यूज कर रहे हैं, तब जाकर के 1 किलो शुगर बन रहा है। तो 1 लीटर इथेनॉल 2860 लीटर पानी जब यूज हो जाए तो 1 लीटर इथेनॉल बनेगा। आप समझ रहे हो ये चीज? क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा हम जा किस तरफ रहे। हमें तेल बचाना है, इंपोर्ट ड्यूटी आप बचाना चाहते हो, या हम पानी बचाएं, या इतना पानी है हमारे पास। एंड तब क्या होगा जब वेदर कंडीशंस चेंज हो जाएंगे, जब सूखा पड़ जाएगा। तो ऐसा होता ही रहता है कंट्री में, कभी बारिश नहीं हुई, ड्रॉट आ गया, तो इतना हैवी प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे? वाटर लेवल का क्या होगा? कोई इसका रोड मैप नहीं। OEMs will not be able to calibrate the engines for E12 or E15 due to its limited availability only in surplus areas. Hence, loss of fuel efficiency, drop in performance of vehicles, especially for low-power two-wheelers, will be very much felt by consumers, which will not be acceptable by them. ये कंसर्न है। एक चीज़ और कही अगले पॉइंट पे कि OEMs can make new vehicles material compliant with higher blends, but not possible to update the existing vehicles. सबसे बड़ा पॉइंट, जो existing vehicles हैं उसको पॉसिबल नहीं है अपडेट करना, जो E5 या E0 पे चलने के लिए। साथ में यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल की भी बहुत बात हो रही है। फ्लेक्स फ्यूल क्या है? फ्लेक्स फ्यूल E100 को हम बोल रहे हैं। तो प्रॉब्लम फ्लेक्स फ्यूल के साथ ये है कि उसकी कॉस्ट जो होगी व्हीकल की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी हम पे ही आएगा। इतना टैक्स देने के बाद अब आप प्राइस इंक्रीज जो होगा वो भी आप ही देंगे। इंजन में जो पुरानी आपकी गाड़ी है वो इंजन खराब होगा, वो भी पैसा आप ही को देना है। सारी
दिक्कतें आप पे थोप दी जाएंगी। अब आप समझिए, जो रूल बना दिया गया वो रूल बना दिया गया। तो यार देखो, ले दे के जो इसका कंक्लूजन है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कुछ और ही कह रही है, और जो टेक्निकल लोग हैं यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो इंजीनियर्स हैं, ये जाहिर है उन्होंने ही ये सुझाव दिया होगा, तो उनका कुछ और कहना है, उनका तो ये कहना नहीं है जो गवर्नमेंट कह रही है। अब आप इसी से डिसाइड कर लो कि मामला जा किधर रहा है, कोई रोड मैप नहीं है। और लास्ट में मुझे लगता है कि होगा यही, या ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए कि नोज़ल ज़रूर प्रोवाइड करें। ये रिक्वेस्ट हमें गवर्नमेंट से ज़रूर करनी चाहिए कि नोज़ल आप दे दो। आप प्योर नहीं दे सकते हो, एटलीस्ट E10 और E20, साथ में अगर आप E27 लाना चाहते हो आप लाओ, बट हमें 3 अलग अलग नोज़ल मिलने चाहिए। जो जिसकी गाड़ी जिसकी है या जिस फ्यूल के लिए कंप्लेंट बनाई, फ्यूल के लिए कंप्लेंट बनाई गई, वो अपना वो फ्यूल डलवा ले। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। ब्राज़ील में भी ये जो ट्रांजिशन हुआ था, इसमें भी करीबन 30 साल लग गए थे। तो जो ट्रांजिशन हम दूसरे कंट्रीज़ में देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, अब उसके ट्रांजिशन पीरियड को भी देखो। ये इतना जल्दी ट्रांजिशन लाना ठीक चीज़ नहीं है। मेरे तरफ से गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप 3 अलग अलग नोज़ल दे दो। बहुत सिंपल है, जैसे आप XP95 देते हो वैसे ही आप E10, E20, E27 तीनों अलग अलग नोज़ल, तीनों के कलर चेंज कर दीजिए, ताकि हमें पता हो हमारी गाड़ी कौन से फ्यूल के लिए बनी है और हम डायरेक्टली तो वही फ्यूल डलवा सकते हैं। ये बेस्ट सॉल्यूशन है फ़िलहाल। और ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें आप उन पुराने फ्यूल वाली जो गाड़ियां हैं वो आप उसका प्रोडक्शन बंद करते जाइए, तो हम डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं। डायरेक्टली बंद कर देना उस फ्यूल को, ये ना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा, ना हम सारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो इंडियंस हैं, उन सब पे बहुत भारी पड़ने वाला है। और इतना टैक्स देने के बाद अगर हमें फिर से बोला जाएगा ऐसे, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है और काफ़ी लोग इससे परेशान होंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इस पे ज़रूर एक बार ध्यान दें और इस पे गौर करना चाहिए। आप सबका क्या कमेंट है ये हमें मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे पास होंडा सिटी है जो कि 2007 की मैन्युफैक्चर्ड है, तो डेफिनेटली मैं उसमें E20 डलवाऊँगा। तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही, मैं उसमें डलवा ही रहा हूँ, परफॉर्मेंस उसकी लो हो चुकी, जो परफॉर्मेंस पहले थी वो नहीं रही, जो माइलेज थी वो नहीं है, वो दिखता है साफ। मुझे तकलीफ इसलिए नहीं है कि गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, उसका पेपर भी 2027 तक है, एक्सपायर हो जाएगा, तो इतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जिसने गाड़ी अभी नई ली है 2021-22 में, उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना यार। 2037-38 तक वो आदमी गाड़ी चलाएगा और फ्यूल होगा ही, तो करेगा। सो बहुत सिंपल सा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, ये सिंपल सॉल्यूशन है और ऐसा करना चाहिए। बाकी आप लोग अपना राय जो भी है, आप लोगों की जो व्यूज़ है इस पे, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए क्या और कुछ किया जा सकता है। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।